नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बारे में बाद मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आंकड़े बोलना इतना ही मेरा फ़र्ज़ नहीं है। ख़ास तौर पर मैं हमारे महाराष्ट्र के जनता को जो नए पॉलिसीज़ हम कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पर पेशेंट सेंट्रिक पॉलिसीज़ हम कर रहे हैं या पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम जो पॉलिसी कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मैं आज के इस लाइव एफबी में देना चाहता हूँ। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिस्चार्ज है महाराष्ट्र में, वो करीबन 75,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। यानी 75,000 डिस्चार्ज, अभी एक्टिव केसेस है 62,000। तो आज की तारीख में 62,000 है, उसमें भी 80% आर एसिम्टोमेटिक और 15% उसमें माइल्ड और मॉडरेट ऑक्सीजन लगने वाले केसेस है। 5% केसेस आईसीयू केसेस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा डिस्चार्ज रेट महाराष्ट्र का 52% है। डेथ रेट 4.6% है। और अगर हम दुनिया के विकसित देशों से अगर हम तुलना करेंगे, जैसा कि अमेरिका हो, इटली हो, यूके हो, जर्मनी है, स्पेन है, इन देशों से अगर हम तुलना करेंगे, जो पैरामीटर्स होते हैं कोरोना का काम और ये कंपैरिजन करने के लिए, तो उसमें इम्पॉर्टेंट पहला पैरामीटर होता है कि हमारा जो कितने केसेस पर मिलियन हर देश में आए हैं। तो ये सभी देशों में जो पर मिलियन केसेस आए हैं, यानी 10 लाख लोगों के लोक संख्या में करीबन 4,000 से लेके 6,000 तक ये आंकड़े हैं जो विकसित देशों में दिखाई देते हैं। हमारे राज्य में ये 1200 है। तो करीबन 6 गुना हमारे से ये विकसित देशों में संक्रमित होके या नए केसेस हम जिसको कहेंगे, ये केसेस दिखाई देते हैं, एक्टिव केसेस। अगर हम डेथ रेट देखा जाएगा तो ये सभी देशों में, विकसित देशों में डेथ रेट है करीबन, यानी डेथ रेट्स के हिसाब न बोलते मैं ये कहूँगा कि पर मिलियन अगर हम केसेस देखे जाएंगे तो पर मिलियन करीबन 400 से लेके 600 तक ये विकसित देशों में हमारे को दिखाई देंगे। हमारे महाराष्ट्र में ये केसेस 60 है पर मिलियन। ये 60 हमारे महाराष्ट्र के लिए ज़रूर चिंताजनक बात है। मैं ये नहीं कहूँगा, एक डेथ भी हमारे लिए दुखदाई है, लेकिन जो वस्तुस्थिति है, जो एक्चुअल फैक्ट है, वो हम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहते हैं। तो ख़ास तौर पर हम जो काम कर रहे हैं, इसमें तीसरा एक पैरामीटर है, वे है हमारा टेस्टिंग रेट। तो टेस्टिंग रेट्स में महाराष्ट्र में मुंबई हाईएस्ट है। मुंबई में आज करीबन 23,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं। पर डे यानी पर मिलियन हो रहे हैं। 10 लाख के लोक संख्या में 23,000। महाराष्ट्र में ये टेस्ट करीबन 20,000 हो रहे हैं। तो इस माध्यम से हम टेस्टिंग में भी महाराष्ट्र सभी राज्यों से बहुत आगे है। मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्टिंग के माध्यम से अगर हम जो काम कर रहे हैं, एक लैब थी जब पहला कोरोना का पेशेंट 9 मार्च को महाराष्ट्र में दिखाई दिया था, अभी 104 लैब्स हैं और रोज़ हम करीबन 30 to 35,000 टेस्ट रोज़ कर सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। तो
ये रहा टेस्टिंग के हद तक, लेकिन टेस्टिंग सिर्फ हम RT-PCR टेक्नोलॉजी से ही कर रहे हैं ऐसा नहीं। अभी ICMR जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट हमारे भारत सरकार की बॉडी है, उन्होंने हमारे को 2 टेस्ट करने की अथॉरिटी दी है, 3 टेस्ट। एक हम एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। तो एंटीजन टेस्ट का मतलब है कि जिस कंटेनमेंट जोन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण हुआ है, उस संक्रमित एरिया में हम सीरो सर्विलेंस कर सकते हैं, या तो वहाँ के कई लोगों की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। नंबर 2, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो एसेंशियल सर्विसेज देने वाले जो लोग हैं, ये सभी लोगों का हम टेस्टिंग करके एक उनमें कॉन्फिडेंस हम दिला सकते हैं कि भाई वो संक्रमित, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि अगर एंटीजन टेस्ट निगेटिव आती है तो उसका मतलब है फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आती है तो फिर हमारे को RT-PCR टेस्टिंग करके कंफर्मेशन करना पड़ता है। लेकिन इसके माध्यम से हम टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं और जो संक्रमण होने जा रहा है वो रोक सकते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है एंटीजन टेस्टिंग का। फिर दूसरा एक उद्देश्य है, वे है ELISA बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट। वे यह टेस्ट का भी सेम उद्देश्य है कि जिससे हम संक्रमण रोकें और अर्ली डिटेक्शन कर पाए कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो अगर एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग में जहाँ पर हम IgG का प्रमाण देखते हैं, वो एंटीबॉडीज़ ELISA बेस्ड एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग में ख़ास तौर पर हमारे सभी फ्रंटलाइनर्स हो या हमारे कंटेनमेंट के लोग हो या सीरो सर्वेलेंस के लिए इन जनरल हमारे को सैम्पलिंग अगर करना है कि भाई एक आधे एरिया में कितना संक्रमण हुआ है, ये देखने के लिए भी यह टेस्ट उपयुक्त रह सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ICMR ने ये 2 टेस्ट सजेस्ट किए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वो एक्सेप्ट किए हैं, स्वीकार किए हैं, और अभी वो हम उसमें सार्वजनिक आरोग्य विभाग ने वे दोनों GR दिए हैं और उसके माध्यम से जो किट्स है वो खरीदी करने का काम या परचेस करने का काम भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी, अभी ट्रीटमेंट के हद तक अगर देखेंगे तो प्लाज्मा थेरेपी जो अलाउ किए है ICMR ने, तो हम चाहते हैं कि 18 हमारे मेडिकल कॉलेजेस के जो हॉस्पिटल्स है उसमें हम ये प्लाज्मा थेरेपी का निश्चित तौर पर हम इसका उपयोग लें, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसका प्लाज्मा हम, जो डोनर रहता है जिसका प्लाज्मा हम लेते हैं। तो मुंबई और पुणे में किए गए प्रयोग बहुत कामयाब हुआ है और हम इसीलिए ये प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं अन्य ज़िलों में भी। ख़ास तौर पर ट्रीटमेंट के हद तक अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में रेमडेसिविर और फेविपिराविर, ये दोनों भी ड्रग्स बहुत अहमियत उसकी है, और इस इम्पोर्टेंस की वजह से गवर्नमेंट ने आज कैबिनेट में भी डिसीजन हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में रेमडेसिविर, फ्लेविपिराविर, ये दोनों ड्रग्स सिर्फ VIP लोगों के लिए या अन्य कोई अमीर लोगों के लिए मिलता था, वो अभी सभी आम लोगों को मिलना ज़रूरी है। और उसके लिए महाविकास आघाड़ी माननीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, इनके नेतृत्व में हम सभी लोगों को ये उपलब्ध करके दे रहे हैं। आज हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिए हैं। एक, आशा वर्कर्स जो हमारी ग्रास रूट वर्कर है, उन वर्कर्स, हमारे आशाताई के लिए हमारे सभी जो महिला आशाताई वर्कर जो काम करती है,
वो हर घर घर में जाके फिर अभी पैंडेमिक सिचुएशन में कोरोना का सर्विलेंस करने का काम करती है। फिर वो ग्रामीण एरिया में भी जाती है, खेड़ों में, देहातों में, और शहर में भी हर झुग्गी झोपड़ी में जाके सर्विलेंस करती है। मेहनत का काम है और जोखिम भरा काम है। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जो एक पुरानी मांग थी, जो पिछले गवर्नमेंट ने सिर्फ बोला था कि हम करेंगे लेकिन किया नहीं था, हमने वो मांग हमने पूरी की है। आज कैबिनेट ने जो प्रस्ताव हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सार्वजनिक आरोग्य का हमारा जो प्रस्ताव हम लेके गए थे, 2,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी बढ़ाना, फिक्स्ड परमानेंट सैलरी बढ़ाना, तो अभी उनकी कामों के हिसाब से अगर उनको जो अनुदान मिलता है, ग्रांट्स मिलती है, या उनको कामों के हिसाब से जो पैसा मिलता है, अगर वो और फिक्स्ड ऐसा देखा जाए तो करीबन 15,000 रुपीज़ पर मंथ हमारे आशाताई को अभी सैलरी मिल सकती है। मैं यही सूचना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ हमारे आशाताई को कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कुल मिला के जो 74 डेजिग्नेटेड वर्क्स है, जो आपको सौंपे गए काम है, वे अगर पूरे करती है तो आप 100% 15,000 रुपये पर मंथ आप कमा सकती है। तो मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। उसी में गट प्रवर्तक जो रहते हैं उनको भी 3,000 रुपये प्रति माह हमने सैलरी बढ़ाने का काम भी किया है। सेकेंड डिसीजन आज ऐसा हुआ है कि ज़रूर आप देख रहे हैं कि मुंबई में भी फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ा रहे हैं, मुंबई में वेंटिलेटर्स की संख्या हम पूरे महाराष्ट्र में भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चलाने के लिए जो कुशल हाथ और एजुकेटेड व्यक्ति यानी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, वे डॉक्टरों की आज बहुत कमी है। और इसलिए हमने एक प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आरोग्य विभाग को और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रिजोल्यूशन, ठराव करके आज कैबिनेट ने ठराव किया है। और वो ठराव ऐसा है कि जो पीजी करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एमडी करते हैं या मास्टर ऑफ सर्जरी कर रहे हैं या एमसीएच कर रहे हैं या डीएनबी कर रहे हैं, ये सभी पीजी के जो कोर्सेस है, ये सभी पीजी के कोर्सेस के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी 3 साल का अगर ये कोर्स होता है तो एमबीबीएस के बाद 3 साल का जो कोर्स होता है, उसमें जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम अभी अगस्त 15 को तय की गई है। लेकिन ये न हो, क्योंकि आज से हमारा पूरा जुलाई और अगस्त महीना अगर सिर्फ वो घर पे बैठेंगे और स्टडी करते बैठेंगे तो कोविड, नॉन कोविड पेशेंट्स को कौन देखेगा। आज मॉनसून, मिड मॉनसून में हम हैं, और मिड मॉनसून यानी बारिश के दिनों में डेंगू है, मलेरिया है, इस टाइप की भी बीमारियां अभी सर उठा रही है। तो ऐसे वक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमने ये रिजोल्यूशन किया है कि इनकी एग्ज़ाम न हो, और ख़ास तौर पर उनका जो एग्ज़ामिनेशन है इंटरनल असेसमेंट करके, उनके जो पिछले 3 साल का जो काम है वो देखते हुए उनको मार्क्स दिया जाए, या तो फिर ये एग्ज़ाम आने वाले 4-5 महीनों के बाद ली जाए, जिससे कि हमारा जो पैंडेमिक सिचुएशन है हम कम से कम उसको सेटल कर पाए। तो ये ठराव आज कैबिनेट ने किया है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ये भेजा है, क्योंकि एमसीआई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कायदा है, पार्लियामेंट ने पास किया है, और इसीलिए उसमें अगर कोई भी तब्दीली करनी है, अमेंडमेंट करनी है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कोई हमारे सिर्फ महाराष्ट्र का काम नहीं है, तो पूरे जितने भी राज्य है सभी लोगों के लिए ये जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज के समय की ये मांग है कि ये एग्ज़ाम्स आगे ढकेली जाए और ये सभी स्टूडेंट्स उपलब्ध किया जाए आरोग्य सेवा के लिए। सेम ऐसा है कि जो एमबीबीएस पास हुए हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप भी अभी
कोविड सर्विस में पकड़ के मुझे लगता है उनकी सेवा भी इसमें लेनी ज़रूरी है। ऐसी भी मांग हमने एमसीआई को की है। थर्ड मांग ये भी की है कि जो एमबीबीएस पास हुए हैं और अभी पीजी करना चाहते हैं, वो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी अगर करते बैठेंगे तो आरोग्य सेवा कौन देगा, स्वास्थ्य सेवा कौन देगा। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम्स भी आगे बढ़े। तो इस तरह का जो आज जो ख़ास तौर पर कमियां हैं डॉक्टर्स की, उसको एड्रेस करने के लिए, वो हल करने के लिए हमने आज रिजोल्यूशन ये लिया है। इसके अलावा हमारा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के माध्यम से हम आईएमए को भी अपील किए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, जिसका हर ज़िले में ऑफिस होता है, ऑफिस बेयरर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी अपील की है कि आप लोगों ने भी कोविड हॉस्पिटल्स में सर्विस देना कंपलसरी है। हम आपकी मुफ्त सेवा नहीं लेना चाहते। कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को हम अथोराइज़ किए हैं कि आप उनको, इंटेंसिविस्ट है तो 3 लाख 3.5 लाख जो भी महीना दी जाए, प्लेन एमबीबीएस है तो लाख 1.5 लाख जो भी महीना है वो दिया जाए, लेकिन उनकी सेवा लेना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं फिर एक बार महाराष्ट्र के सभी डॉक्टर्स को, ख़ास तौर पर आईएमएस के जो मेंबर्स हैं, उनको अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने कोविड नॉन कोविड की सेवा ख़ास तौर पर देने के लिए ज़रूर आप टाइम निकालना ही चाहिए, और करीबन दिन के 3 घंटे तो भी सेवा देनी ही चाहिए। ऐसी मैं आपसे विनती इस फेसबुक लाइव के माध्यम से करना चाहता हूँ। तीसरा इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमने अभी जो लिया है वो है एम्बुलेंस के हद तक। जैसा कि हमने 80-20 एक डिसीजन लिया है, फिर कैपिंग किया है, उसी तरह एम्बुलेंस के बारे में भी कई कंप्लेंट्स आती गई। कंप्लेंट्स क्या थी कि कंप्लेंट्स आधा किलोमीटर के लिए 8,000 रुपये मांग रहे, 1 किलोमीटर के लिए 10,000 रुपये मांग रहे। मुंह मांगी दाम रकम मांगने का काम एम्बुलेंस प्राइवेट कर रही है, और इसलिए हमने उस पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है, और उसमें हमने प्रॉपर स्टडी की है, जिससे कि कलेक्टर, कमिश्नर्स और आरटीओस इनको इन्वॉल्व करके इन सभी लोगों के समन्वय से पर किलोमीटर जो भी हर डिस्ट्रिक्ट का जो आकार होना चाहिए, यानी जो रेट होना चाहिए, वो कलेक्टर और कमिश्नर ने तय करना, और उससे ज़्यादा रेट प्राइवेट एम्बुलेंसेस ने नहीं लेना चाहिए। और जो भी आरटीओ के माध्यम से जो यादी या लिस्ट कलेक्टर कमिश्नर को मिलेगी, उसमें जो बेस्ट कंडीशंस के जो गाड़ियां हैं उसको रिक्विजिशन करने का काम भी कलेक्टर ने करना ज़रूरी है, जैसा कि हम इलेक्शन में करते हैं। तो इस तरह से हम एम्बुलेंसेस का जो भी आज का इशू है वो भी हम हल करना चाहते हैं। मैं ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 80-20 के हद तक कुछ सुर्खियाँ हमने पढ़ी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने देखा कि ऐसा कह रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग कि 80-20 ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम खास तौर पर बोलना चाहते हैं कि मुंबई में हर हॉस्पिटल में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर दिया गया है, स्पेशल ऑफिसर, और वे इतना ही इंश्योर करते हैं कि 80% बेड मिला है कि नहीं, और जो भी चार्जेस बिल्स जो लगाए जाएंगे वो भी इंश्योरेंसेस के जो पैकेजेस है उस हिसाब से जो हमने मान्य किए हैं नोटिफिकेशन में, उसके तहत ही लगाना चाहिए। उससे ज़्यादा लगाना बिल्कुल गुनाह है, ऑफेंस है, और हम उस हॉस्पिटल्स को उससे वसूली तो करेंगे ही, लेकिन हम उस पर कार्रवाई भी करे सिवाय नहीं रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नोटिफिकेशंस हमने इशू किए हैं वे इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स हैं। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे को जो मुंबई शहर है या कॉरपोरेशंस के जो शहर्स है, उनके
जो हॉस्पिटल्स है उनको सेवा देने के लिए हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम एक नई पोस्ट तैयार कर रहे हैं, डायरेक्टर हेल्थ फॉर अर्बन, यानी शहरों के लिए एक खास डायरेक्टरेट हम कर रहे हैं, जिससे कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का और कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स का। मुझे लगता है उससे भी बहुत अच्छा फ़र्क एक सेवा की देने के लिए निश्चित तौर पर पड़ेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। इतना ही नहीं तो आप मुंबई के हद तक, जैसा एक दो इश्यूज़ कंटिन्यूसली रहते थे, एक था आईसीयू बेड्स मिलते नहीं हैं, लेकिन मैं मुंबई की जनता को बिल्कुल स्पेसिफिक बोलना चाहता हूँ कि नए 650 बेड्स आईसीयू के एडिशन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि सेंट जॉर्ज में हो, डोम में हो या बीकेसी में हो, हमारा आईएससी, हमारा जो वहाँ के जो हॉस्पिटल है लेबर डिपार्टमेंट के, हमारे पब्लिक हेल्थ का, वो हॉस्पिटल के माध्यम से बेड्स हो, ये सभी के माध्यम से करीबन हम 650 आईसीयू बेड्स ये 2-4 दिन में बढ़ा रहे हैं। तो बेड्स की अभी किल्लत नहीं रहेगी, कमियां नहीं रहेंगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि एम्बुलेंस के हद तक भी जो भी लोगों को लूटने का काम कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेस कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली फ़ोन मत करो। बेड्स के लिए भी फ़ोन डायरेक्टली हॉस्पिटल को मत करो। जो भी करना है, अभी हर प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट या ट्रस्ट हॉस्पिटल को डायरेक्टली फ़ोन करने से आप कोविड, नॉन कोविड या आरोग्य सेवा के हद तक, स्वास्थ्य सेवा के हद तक आपने अगर फ़ोन कहीं करना है तो वो है आपके वार्ड के वॉर रूम में फ़ोन करना है। आपके वार्ड के वॉर रूम में फ़ोन करना है। वहाँ पर 10 एम्बुलेंसेस आपकी सेवा में खड़ी है, वहाँ पर 10 एक डॉक्टर्स वहाँ पर खड़े हैं, और वहाँ पर आपको बेड अलॉटमेंट के बारे में भी जो डैशबोर्ड रहता है वो उपलब्ध है। आपको बिल्कुल प्रॉपरली सेवा दी जाएगी, मालूमात दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस हॉस्पिटल में आपको जाना है। आपके लिए टेस्टिंग के रेट्स हमने अभी कम कर लिए हैं, 2200 रुपीज़ और 2800 रुपीज़। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से कई हमने रिफॉर्म्स हमने किए, नियम किए कि जिसके माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी सेवा मिले। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आता है, तब तक हमारे को इस कोविड-19 के साथ रहना है। तो उस कोविड-19 के साथ रहने के लिए कुछ हमारे को शिक्षित होना पड़ेगा, और वो शिक्षित होने का मतलब है एसएमएस सिस्टम फॉलो करो। एसएमएस का मतलब क्या है? एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एम फॉर मास्क, बिना मास्क पहने घर से बाहर मत पड़ो। थर्ड एस आता है, वो है सैनिटाइज, हाथ सैनिटाइज करना, यानी सैनिटाइज़र यूज़ करना, हाथ सोप से हो, साबुन से हो, आप लगातार हाथ धोना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई हालत में एसएमएस के माध्यम से हम ये सीख लेके आगे बढ़ना है। घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि 75,000 लोग दुरुस्त होके आज गए हैं, और इन जो दुरुस्त हुए हुए लोग हैं उसमें मैं खातिरी से ये कहना चाहता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 99 साल के 2-3 मरीज़ पॉजिटिव पेशेंट्स थे। 90 के ऊपर के 5-6 पेशेंट्स थे कि जो अपने प्रतिकार शक्ति के माध्यम से, इम्यूनिटी के माध्यम से कोरोना के ऊपर जीत हासिल करके बिल्कुल आत्मविश्वास से आज अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर 99 साल का बुज़ुर्ग अगर दुरुस्त होता है तो तुम क्यों उसमें डरने की क्या बात है? ज़रूर
जो कोमॉर्बिड्स है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको डायलिसिस है, ये सभी पेशेंट्स जो 60 इयर्स के ऊपर है, उन्होंने ज़्यादा अपनी अपनी ख्याल करना ज़रूरी है, भीड़ में न जाए। उन्होंने ये जो SMS मैंने जो कहा है वो ज़्यादा अच्छी तरह से उसका फॉलो करने का काम करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने प्रॉपरली आइसोलेट या अलग रखने का काम अगर वो करेंगे तो ज़रूर वो सुरक्षित रहेंगे। आप सभी लोगों को फिर एक बार मैं सुरक्षित सतर्क रहने का विनती करता हूँ आपसे, या आपको सूचित करता हूँ। और आपके साथ महाविकास आघाड़ी, आरोग्य विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन सदैव आपकी सेवा में रहेगा। इतना ही वचन देते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।